नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार में प्रशांत किशोर नई रणनीति बना रहे हैं। इस रणनीति के तहत इस बात की चर्चा तेजी से है कि इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर बिहार की 2 सीटों से उतर सकते हैं। खुद एक राघोपुर सीट है और दूसरा उनका जन्मस्थली तो सासाराम। तो दूसरी बात यह है कि क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़के तेजस्वी यादव को घेरना चाहते हैं। इसके साथ ही दूसरा सवाल यह है कि क्या इस बहाने वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर अगर लड़ते हैं, तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसका लाभ किसे मिलेगा, इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ सहयोगी हैं और उनका पहले परिचय करवा देते हैं। तो आज हमारे पैनल में हैं कुमार सौरभ सिंह, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, स्वागत है सर। जनसुराज के प्रवक्ता हैं विवेक कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे जी हैं और साथ ही दीपक कोचगवे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है सर। आज जो बिहार की बात है उसमें पहला सवाल जनसुराज के प्रवक्ता से है, विवेक कुमार जी से ही है कि राघोपुर से चुनाव की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और भी बहुत सारी सीटें हैं, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ ही क्यों? उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला कि अब वो 2 जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की चर्चा लंबे समय से है और अगर लड़ ही रहे हैं, अगर उनको कन्फर्मेशन है कि वो एक सीट से जीत सकते हैं, तो फिर राघोपुर से ही लड़ लें। ये बात कहाँ से आई कि सासाराम से भी चुनाव लड़ सकते हैं? आप लोगों का क्या है प्लान? धन्यवाद आवाज अंकित जी। जी मेरी आवाज आ रही है अब? आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। पहली बात तो न राघोपुर की बात है न करघर की बात है। प्रशांत जी को चुनाव अगर लड़ना हो तो पूरे बिहार में कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि प्रशांत जी ने कहा क्या। प्रशांत जी ने कहा कि अगर आपको राजनीति करनी है, और वो 3-4 साल 5 साल जब यंग लोगों को मेंटोर भी करते थे, तो वो कहते थे या तो अपने जन्मभूमि से कीजिए या कर्मभूमि से कीजिए। जन्मभूमि प्रशांत जी की करघर है, तो या तो वहां से लड़ सकते हैं, या कर्मभूमि प्रशांत जी की पूरा बिहार है, तो उसमें तेजस्वी जी के खिलाफ राघोपुर से भी लड़ सकते हैं। ये जरूर प्रशांत जी ने कहा कि भाई अगर नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे, अगर ये चुनाव, क्योंकि लिए जनसुराज का जो मेन सीधा लड़ाई है, जो बिहार की जनता की सीधा लड़ाई है, वो इनकम्बेंट से है। 20 साल नीतीश जी सरकार में है, एनडीए सरकार में है। अगर नीतीश जी चुनाव लड़ते हैं तो प्रशांत जी उनके खिलाफ चुनाव, जिस भी बिहार के सीट नीतीश जी चुनना चाहते हैं चुन लें, प्रशांत जी वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर नीतीश जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा कि वो नहीं लड़ रहे हैं, पिछले 15-20 साल से बैक सीट से ही आ रहे हैं, फिर जहां भी पार्टी तय करेगी, बिहार की जनता कहेगी 243 के 243, उसमें 40 रिजर्व सीट है, तो लगभग जहां भी जनता तय करेगी, पार्टी तय करेगी, वहां से लड़ेंगे। एक और बात, यहां पर बीजेपी को जिताने या आरजेडी को हराने के लिए इतना मेहनत नहीं किया जा रहा है। इतना मेहनत और इतना पसीना इसलिए बहाया जा रहा है, इतना मेहनत प्रशांत जी इसलिए कर रहे हैं ताकि बिहार की जनता इस बार जीते। पिछले 40 साल से बिहार की जनता हार रही है, क्योंकि 1990 में भी बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य था और 2025 में भी बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है। हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। बिहार शिक्षा में नीचे से चौथे स्थान पर है। इसको ठीक करने की व्यवस्था बनानी है। प्रशांत जी कहां से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ना ये तो बिहार की जनता का मुद्दा है, ना बिहार का मुद्दा है। सर, ये मुद्दा इसलिए भी है, मेरा सवाल इसलिए भी है और आज का विषय भी इसीलिए है कि जब हम आरजेडी के प्रवक्ता से बात करते हैं, आरजेडी के से जो भी प्रवक्ता हैं या उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम पैनल में जनसुराज के प्रवक्ता के साथ नहीं बैठ सकते हैं। वो आपको ये भी नहीं मानते हैं कि ठीक है आप अभी जो है पार्टी का, वो तो ये भी कहते हैं कि हम उनको पार्टी भी अभी सही से नहीं मानते हैं, अभी वो खुद को साबित करें। आरजेडी को ही समस्या क्यों है आपसे? और आपको भी बहुत समस्या दिखती है आरजेडी से। कई बार प्रशांत किशोर के बयान दिखे, प्रशांत किशोर अब इस लेवल तक बयान दे देते हैं कि तेजस्वी यादव डांस करते हैं और उनको नाचना भी सही से नहीं आता। अगर तेजस्वी यादव एक दिन के लिए अपने किसी भांजे के साथ या किसी के साथ नाच लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है? उसमें क्या है कि वो कोई परीक्षा दे रहे हैं? इस तरीके के बयान लगता नहीं पर्सनल टारगेटिंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को, ताकि ये चर्चे में रहे मामला कि एकदम से कि 2 टैग न लगे। एक तो बीजेपी की बी टीम वाला टैग हट जाए, दूसरा ये कि सामने सीधे लड़ाई है, नीतीश कुमार के सामने प्रशांत किशोर हैं। देखिए, ये आरोप है आप पे, ये मेरा बयान नहीं है। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि प्रशांत जी ने उनके डांस करने पर एक टिप्पणी की। पहली बात तो जब आप राजनीतिक जीवन में है तो कुछ भी पर्सनल नहीं है। वो अपने घर के अंदर तो डांस नहीं कर रहे थे, पब्लिक में जाकर डांस कर रहे हैं, पब्लिक में वो वीडियो है। दूसरी बात
कि आप ये सोचिए कि आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको मेहनत करना पड़ रहा है, रोज हेल्दी कंपटीशन है, हर दिन हजारों यूट्यूब चैनल खुल रहा है। एक आदमी जिसमें किसी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में कोई पराक्रम करके नहीं दिखाया है, वो अपने आप को कह रहा है कि भाई मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। तो हलवा थोड़ी ना बट रहा है मेरे भाई। तो 14 करोड़ बिहार की जनता का नेतृत्व और कोई राजा बनना चाह रहा है, जी। इसीलिए क्योंकि वो राजा का बेटा रहा है। उनका एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो लालू यादव के लड़के हैं। तो उस पर क्यों नहीं बातचीत होगी और कैसे उसका उनका विरोध नहीं किया जाएगा? अरे कोई प्यून का एग्जाम देता है तो हाँ। उसको 10 परीक्षा देना होता है। कोई पुलिस का सिपाही बनता है तो उसको 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करना पड़ता है। सर वो चुनाव लड़ रहे हैं ना, अगर तो परीक्षा तो दे ही रहे हैं, जनता के दरबार में तो परीक्षा दे ही रहे हैं। वो चुनाव लड़ रहे हैं, भाई बाकायदे लोकतांत्रिक 19 व्यवस्था के तहत वो जा रहे हैं। अगर जनता को लगता है कि नकार दे तो नकार दे। 1995 के बाद बिहार की जनता ने तो लालू जी को नकारा ही है, ये तो आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं। 1995 के बाद चाहे जितना बूथ लूटा गया हो, जितना कट्टा चलाया गया हो, जितना अपहरण हुआ हो, जिस प्रकार की भी राजनीति जाति और धर्म की गई हो, 1995 के बाद तो ये कभी नहीं बन आए सत्ता में। और प्रशांत जी ने जो कहा है उसको मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये सीएम इन वेटिंग हैं और आजीवन सीएम इन वेटिंग ही रहेंगे। और ठीक। पब्लिक में आकर ये कुछ बयान देंगे और पब्लिक में आकर कुछ करेंगे तो उस पर बयानबाजी होगी। ये लोग वो पार्टी हैं जो पिछले 3 साल में प्रशांत जी के किसी काम पर, किसी भी उनके मुद्दों पर बातचीत नहीं किया। प्रशांत किशोर क्या सर नेम क्या है वो इन्होंने 1.5 साल में खोज कर निकाला है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, श्याम किशोर जी के पास चलेंगे। श्याम किशोर जी, इसी सवाल से हम ऐड ऑन करते हुए चलेंगे। इनसे जो 2 सवाल किया, इन्होंने बयान भी दिया कि ठीक है तेजस्वी यादव डांस करते हैं, उससे प्रशांत किशोर टारगेट करते हैं, ठीक है। और तेजस्वी यादव की तरफ से भी जो इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की तरफ से जाति प्रशांत किशोर की खोज ली गई, क्या ये सीधे तेजस्वी यादव बनाम प्रशांत किशोर? ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब सरकार नीतीश कुमार की है, भले ही वो मंगल पांडे पे कमेंट करें, भले ही वो दूसरों पे कमेंट करें, लेकिन दिलीप जायसवाल कमेंट करें, लेकिन जब वो तेजस्वी पे बोलते हैं तो एक अलग गुस्सा दिखता है उनका। उन लगता है कि उस राजनीतिक जो एक स्पेस है, उस स्पेस को प्रशांत किशोर हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं फर्स्ट पे आ पाए तो सेकंड पे तो आ ही जाएं। तो क्या लगता है कि ये बात सही है कि तेजस्वी यादव की जो भी राजनीतिक प्रभाव है उस चीज उसको पीछे करना चाहते हैं प्रशांत किशोर और जगह बनाना चाहते हैं वहां पे? अंकित जी, आपने जो बात कही उसमें मुझको एक बात और याद आ गई। प्रशांत जी ने हाल ही में, मैं सुन रहा था, कहीं कह रहे थे कि अगर मुझको सरकार बनाने के लायक सीटें नहीं आई हाँ। तो जो मेरे विधायक होंगे उनको मैं छूट दे दूंगा कि चाहे जहां चले जाओ। तो मेरी समझ में आता है कि बिहार से अलग हुआ है झारखंड, बिहार की कोख से पैदा हुआ है झारखंड, कही एक तरह से। यहाँ पे जो पिछले 2000 कुछ महीना पहले नवंबर 2024 में जब चुनाव हुआ तो एक ऐसे ही बहुत उभरता हुआ सितारा सामने आया था, जयराम महतो। JK की पार्टी थी और उन्होंने उसके पहले लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा वोट अर्जित किया था, 6-7 सीटों पे, बहुत बढ़िया सीट, बहुत बढ़िया वोट, मतलब 3-3.5 लाख तक खुद ही वोट पाए थे। ऐसे कई सीटों पे आए था, उनसे बहुत उम्मीद थी। लेकिन जयराम जी केवल एक सीट पे, अपनी सीट ही केवल निकाल सके और उन्होंने 66 सीटों पे कैंडिडेट दिया था। 81 सीटें हैं झारखंड में, 67 सीटों पे बीजेपी थी और 66 पे जयराम जी थे और एक सीट निकाल पाए। मैं नहीं चाहता कि प्रशांत किशोर जैसा प्रबुद्ध आदमी और उनकी पार्टी का यही हश्र हो, वो अच्छा लावे। लेकिन मेरे दिमाग में अभी जो जिस ढंग की पॉलिटिकल चर्चाएं चल रही हैं, बात बेबात, जैसा कि आपने कहा कि डांस पे चर्चा हो गई, किसी ने कुछ कहा तो उस पे बिहार बंद हो गया, कुछ और हो गया। तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही कि अगर सब बार बार कह रहा हूं, विवेक जी बुरा नहीं मानिएगा, अगर प्रशांत जी अकेले जीतते हैं तो किस पार्टी में चले जाएंगे? ये तो ये नहीं, तो फिर वो कह रहे हैं ना कि मर्जी उनकी, अपनी मर्जी। मुख्य विषय पर आ रहा हूँ, क्षेपक पे तो मैं पहले ही चला गया। मुख्य विषय ये है जो आपने सवाल किया। तो प्रशांत जी, वहां पे बिहार में 2 ही नाम है ना, या तो नीतीश कुमार हैं या तेजस्वी हैं। नीतीश कुमार सत्ता में है,
तो इनको फैक्ट है कि लड़ना तो नीतीश कुमार से ही है, ठीक है। तेजस्वी यादव से लड़ना नहीं है। तेजस्वी चूंकि सत्ता में नहीं है, लेकिन तेजस्वी सत्ता से दूर रहते हुए भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल दूर हैं। मैं मौका दूंगा आपको विवेक जी, ये बहुत दूर है, इसलिए कि जब पिछले बार चुनाव हुआ था तो बस सत्ता में आते आते रह गए थे, यही ना कहा जाएगा, आते आते रह गए थे। हाँ, ऐसी स्थिति में टारगेट तो ये करेंगे। और नीतीश कुमार जी का जो हालचाल है, जो मेरी समझ बन रही है, बिहार में जो चुनाव हो रहा है वो सीधे सीधे मोदी जी एक तरह से हैंडल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी हैंडल कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो एक, मेरी समझ से, बुरा नहीं मानना चाहिए, फिलहाल जो उनकी स्थिति परिस्थिति है उसमें एक मोहरा जैसा वो लड़ रहे हैं, और कभी खुद उन्होंने चुनाव लड़ा भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को अगर ये टारगेट करते हैं तो बुरा नहीं करते हैं, करना चाहिए। जो बड़े नाम हैं उन्हीं को न चैलेंज करेंगे, बाकी जो तेजस्वी यादव या आरजेडी के जो सिर्फ बाकी जो विधायक हैं या कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको चैलेंज करके क्या पाएंगे। अभी तो ये ताल ठोक रहे हैं पहलवान की तरह, और अपनी ओर से कि नंबर 1 की हैसियत से कि हम नंबर 1 आएंगे, इस उम्मीद में। अब कौन सा नंबर होगा ये तो बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन ठोक रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं। अब जैसा कि आपने शुरू में एक सवाल उठाया, राघोपुर क्यों और सासाराम यानी करहगर क्यों, इन्होंने कहा कि करहगर उनकी जन्मभूमि है, करहगर ब्राह्मण बहुल इलाका भी है। उसके साथ एक खासियत ये भी तो है कि वो ब्राह्मण बहुल इलाका है, और आपका सेफ सीट है, सेफ सीट मानी जाए। अगर राघोपुर में रिस्क है तो इधर मामला सेट हो जाएगा। हाँ, 2 सीट पे लड़ने का तो मतलब ही यही होता है, 2 सीट पे 3 सीट पे लड़ने का मतलब ही होता है कि यू आर नॉट श्योर। और अगर 2 सीटों पे लड़ते हैं तो मेरे ख्याल से ये इनकी मजबूती नहीं होगी, ये इनकी कमजोरी ही प्रदर्शित करेगी। अब विवेक जी चाहे जो कर लें, जब कोई आदमी मुतमईन होता है कहीं के लिए तो वही काम करता है। कोई मुतमईन होता है तो वो बायोलॉजी पढ़ता है कि हमको डॉक्टर बनना है, और ऐसा नहीं है कि वो बायोलॉजी भी पढ़े और भूगोल भी पढ़े और मैथ्स भी पढ़े, ऐसा नहीं होता है जी। तो अब अपनी वही राजनीति में छूट है, 2 या 5 सीट पे लड़ने कौन रोकता है। ठीक है, आपकी यही बात से मैं दीपक कोचगवे जी के पास चलूंगा। दीपक सर, फिर मैं आऊंगा लौट के विवेक जी के पास। दीपक सर, आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि सेफ सीट है, सेफ सीट से लड़ रहे हैं, और 1 सीट रिस्क पे है, इसलिए वो 2 सीटों से लड़ने की चर्चा हो रही है, और ये चुनाव आने तक क्लियर भी हो जाएगा कि कहां से लड़ेंगे। लेकिन एक बात यह चल रही है कि जो दूसरी सेफ सीट है वो राघोपुर ही क्यों? ठीक है, चुनाव जीतने के लिए हर इंसान लड़ता है, चुनाव जीतना है, आप चुनाव करघर से आप जीत सकते हैं, सेफ सीट हो सकती है, आपके पैतृक स्थान हो सकता है, पिताजी डॉक्टर वहां से रहे हैं, लेकिन राघोपुर ही क्यों? कुछ लोगों का आरोप है कि तेजस्वी यादव के सामने उतरने की पीछे वजह यही है कि चुनाव के अंत तक एकदम चर्चे में बना रहना, क्योंकि यह आरोप है कि भाई एनडीए बनाम इंडिया का जब एकदम से टफ इलेक्शन होगा तो ये दोनों इनसे पीछे चले जाएंगे, प्रशांत किशोर चर्चे में रहेंगे, इसलिए वो प्रासंगिकता के लिए चर्चे में बने रहने के लिए उस सीट से लड़ रहे हैं, भले ही वहां से चुनाव में हार हो या जीत हो। आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि लोकतंत्र में किसी को कहीं से चुनाव लड़ने की पूरी छूट और रह जाती है, चाहे वो राघोपुर हो, चाहे करगहर हो, चाहे कोई अन्य सीट। जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर ने जो कहा या तो जन्मभूमि या कर्मभूमि, तो कर्मभूमि के बारे में वो बोलते हैं कि कर्मभूमि मेरा पूरा बिहार है, तो कर्मभूमि राघोपुर होता है। राघोपुर से लड़ने की स्थिति क्या है? देखिए, आप 2 चीज, एक साफ बात है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच है, ठीक है, 13 दिनों तक लोगों ने वोट चोरी पर ये बहुत सार्थक यात्रा की थी, वो अलग बात है, मगर प्रशांत किशोर लगातार 1 वर्षों से, मुझे जहां तक संज्ञान है, जो मैं देख रहा हूँ, वो मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करना सबको ये है कि सब चुनाव लड़े, सब चुनाव जीते, ये हर की मंशा होती है। जहां तक राघोपुर
की बात है। देखिए, राघोपुर का सवाल जहां तक आता है तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं कि राघोपुर वो सीट है जहां से 9 बार लालू परिवार के लोग खड़े हुए और 7 बार वहां से लालू का परिवार जीता। 2010 में सतीश कुमार ने जनता दल, जब वो नीतीश कुमार के रथ पर सवार हो गए, तब उन्होंने राबड़ी देवी को करीब 1,500 वोट से हराया। उस 2010 में नीतीश कुमार का एक जबरदस्त वेव था और उस 2010 में राबड़ी देवी सोनपुर से भी हार गई थी, 2 जगहों पर लड़ी थी, दोनों जगहों से हार गई थी। अब रहा कि प्रशांत किशोर ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो मंगल पांडे को भी नहीं छोड़ रहे, प्रशांत किशोर जी तो दिलीप जायसवाल को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सम्राट चौधरी को भी पोल खोल रहे हैं। मगर तेजस्वी के तरफ आने का जब उन्होंने पार्टी का फॉर्मेशन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं इतने मुस्लिम को दूंगा, इतने यादव को दूंगा, ये समीकरण उनके पार्टी में निकला था। मगर आपने देखा होगा कि ये जो राघोपुर में आ रहे हैं, ये कोई भी जीत सकता है। कोई कह सकता था कि सतीश कुमार राबड़ी देवी को हरा देंगे, उन्होंने हराया था। तो अगर प्रशांत किशोर वहां जा रहे हैं, माहौल बनता है तो जीत भी सकते हैं। हम ये क्यों कहेंगे कि वो जा रहे हैं उन्हें हराने के लिए, जा तो रहे हैं हराने के लिए। मगर एक चीज थोड़ी सी शक आती घुसती है, जब उपचुनाव हुआ था 5 जगहों पर हाल में, तो बेलागंज से और जितने भी सीट है, बेलागंज से जो जहानाबाद की सीट, सुरेंद्र यादव की वो सीट, और 35 वर्षों तक लगातार आरजेडी की जीत हो रही थी, कोशिश कर रही थी जनता दल यूनाइटेड वहां से जीतने की। मगर वहां से प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया। ठीक है, उन्हें भी वोट आया, ऐसा नहीं कि वोट नहीं आया। और उसका परिणाम हुआ कि वो जो गढ़ है सुरेंद्र यादव का, वो उखड़ गया और वहां से जनता दल यूनाइटेड काफी अच्छे के समय से जीत गई। राघोपुर में ऐसा नहीं है, ठीक है, यादव बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से लालू भी लड़े हैं, वहां से राबड़ी भी लड़ी है, तेजस्वी भी लड़े हैं, सब लोग लड़े हैं। मगर जहां तक इस चुनाव की बात है, इस चुनाव में जो स्थितियां हैं बहुत अलग है अंकित, इतना अलग है कि अगर आप देख रहे हैं कि रिजल्ट पाने के लिए भाजपा को कितनी परेशानी और कितनी पापड़ बेलना पड़ रहा है उनको, और तो उसी तरह आरजेडी है, उसी तरह जनता दल यूनाइटेड है। ये चुनाव एक डिफरेंट है। अबर का चुनाव ये मत समझिएगा कि किसी का गढ़ है तो वो गढ़ जाएगा। 2010 में गढ़ तो टूट गया था ना, गढ़ 22 सीटों पर आरजेडी आ गई थी। ठीक है, आज तेजस्वी यादव जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, 2020 का कैंपेन किए थे, बहुत अच्छा कैंपेन किए थे और उन्होंने अच्छी बढ़त बनाई थी, थोड़े से के लिए छूट गए थे। मगर अबर की स्थिति कुछ है। अब जनता दल यूनाइटेड के सतीश कुमार को टिकट मिलता है जो कि दावेदार हैं, तो मामला अगर चुनाव लड़ते हैं, प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं नहीं कहूंगा और ये पार्टी के लोग कहेंगे भाई मुझे कहां से चुनाव नहीं, वो ठीक है, वो बड़े नेता यही इसी लाइन पर रहते हैं हमेशा कि पार्टी कहेगी, पार्टी निर्णय लेगी। जैसे एलजेपीआर के प्रवक्ता हमसे जुड़े हुए हैं कुमार सौरभ जी हैं, तो इनके भी जो नेता हैं वो यही लगातार कह रहे हैं कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी मांग हो रही है, मेरा कहना नहीं है, पार्टी हमारी कहती है। लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ प्रशांत किशोर न तो बोलते हैं, न तो चिराग पासवान। एक मिनट में बोल दूं, क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर के सांसद है, राघोपुर वैशाली जिला में आता है और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में आता है। तो वाजिब है कि जब हम चुनाव लड़ेंगे तो आसपास के लोगों से मोहब्बत से रहेंगे, उनके बारे में कुछ न कहेंगे। ठीक, कुमार सौरभ जी आपसे यही सवाल भी है कि ये तो एक बड़ी बात कह दी इन्होंने, और ये बात सच भी है कि आप देखते हैं कि मीडिया में कितने बयान आते हैं, कई बार बयान आए, ये चर्चा रहती है कि चिराग पासवान के खिलाफ नहीं बोलते हैं प्रशांत किशोर, बीजेपी के बारे में कितना बोलते हैं वो चीज़ें तो दिख ही रही हैं कि ठीक है टारगेट करते हैं, 2-3 बड़े नेताओं को टारगेट किया, लेकिन शीर्ष नेताओं को भी कई बार नरेंद्र मोदी पे भी बोले, सब पे बोल रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को छोड़ देते हैं। क्या वजह है इस लगाव के पीछे? चिराग पासवान भी कुछ नहीं बोलते हैं।
राजनीति का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो यही है कि हम अपने कन्वीनियंस के आधार पर चीजों को सुनते हैं और बाकी की चीजें जो हमारे कन्वीनियंस से बाहर होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं है। मुझे अच्छे से ध्यान है जब जब प्रशांत जी से रिएक्शन लिया गया है चिराग पासवान जी के बारे में, तो उन्होंने हमेशा अपने हिसाब से जो उनका रिएक्शन रहा है उन्होंने दिया है। मैं उन कोट्स में और अनकोट्स में नहीं जाऊंगा, बट आप मुझे एक बात बताइए कि एक व्यक्ति अगर बिहार में एक पढ़ा लिखा डेटा ओरिएंटेशन के साथ फैक्ट्स और आंकड़ों के आधार पर कोई व्यक्ति अगर कोई बात कह रहे हैं, तो क्या राजनीति का तकाजा ये है कि हम हर हाल में उनका विरोध करें? पहली बात। और दूसरा, प्रशांत जी जो कर रहे हैं बिहार में, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 2020 में हमारा जो हमारे दल का हमारे नेता का और लोक जनशक्ति पार्टी अर्स्टवाइल और वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मूल सिद्धांत या जिसको आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहते हैं, वो क्या है? वो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। यानी ऐसी अवधारणा जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में अपने जो विजन है या जो हमारी सोच है उसको अगर हम धरातल पर उतारते हैं, तो कैसे बिहार आने वाले 10 वर्षों में देश के अग्रणी 10 राज्यों में शामिल हो। ठीक है, यही था। और ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट कोई आज हम लोगों ने नहीं जारी किया है, ये 2020 में जारी किया हुआ विजन डॉक्यूमेंट है, उसके पहले का ही है इनफैक्ट, राइट। तो आज प्रशांत जी क्या कह रहे हैं? प्रशांत जी भी यही बात कह रहे हैं। हो सकता है उनका तरीका अलग हो, उनका कथन अलग हो, उनका माध्यम अलग हो। तो अगर कहीं ना कहीं अगर प्रशांत जी को हम काउंटर करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहारी फर्स्ट की अवधारणा को काउंटर करते हैं। तो क्यों? अब आते हैं कि राजनैतिक रूप से क्या होगा नहीं होगा। देखिए, प्रशांत जी एक पार्टी के सूत्रधार हैं और अब देयर इज अ फेमस सेइंग इन सेल्स, विल सी यू इन फील्ड। तो सिंपल सा है कि अब ज्यादा दूर है नहीं, 2 महीने की बात है। और हमारे नेता ने एक बड़ी दिलचस्प और बहुत गूढ़ बात हाल ही में कही थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 2020 का चुनाव हमें याद है, जब हमारे आशीर्वाद यात्रा में हुजूम उमड़ा करता था। ठीक है, भीड़ ऐसी होती थी जिसको देखकर वैसे ही आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए। और लेकिन जब चुनाव हुआ तो हम सिर्फ 137 सीट पर लड़े और सिर्फ 1 सीट जीते। और इसमें सिंपल सा है कि इससे न उस समय हमारे नेता के मनोबल पर कोई फर्क पड़ा। आपने देखा कि हम शायद बिहार के पहले दल हैं जो मैं आपको एक आधिकारिक आंकड़ा दे रहा हूं कि 2024 के अंत तक हम 163 सभाएं कर चुके थे, विच मीन्स ऑन एन एवरेज अगर 42 संगठनात्मक जिले, वैसे बिहार में 38 जिले हैं, बट 42 संगठनात्मक जिलों में ऑन एन एवरेज हमारा 3 से कम कहीं कोई सभा, बड़ी जनसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नहीं हुई थी। तो ये हम शायद करने वाले पूरे अगर इंडिया और महागठबंधन को देखें तो हम इकलौते दल हैं। आई एम श्योर ऑफ इट, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माय डेटा। तो सिंपल सा है कि अब जब हम चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव में जनता का जनादेश क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में 2025 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की एक मजबूत सरकार बनेगी। इसके साथ साथ एक शुभकामना जरूर है, एक युवा मैं भी हूं, युवा प्रशांत जी भी हैं और युवा तेजस्वी जी हैं, सबको शुभकामनाएं। भाई ये लोकतंत्र का महासमर है, जनता मालिक है। फाइनली डिसाइड ना मुझे करना है, ना आपको करना है, ना किसी राजनीतिक विश्लेषक को करना है। चुनाव जनता तय करती है। हम इसलिए कर रहे हैं, चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि ये बात विवेक जी को भी पता है और यहाँ सबको पता है कि शुरुआत में आपने कहा कि ठीक है, सबको पता है कि हम ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे का पक्ष लेते हैं। और ये कहते कहते आपने कम से कम 2 मिनट उनके पक्ष में बैटिंग की, अभी बैठे बैठे यहीं पे तारीफ की आपने खूब सारा। मेरा सवाल यही है कि अगर आप ये कहते हैं कि मेरे लाइन पे प्रशांत किशोर है, मेरी ही बात प्रशांत किशोर करते हैं, मेरे ही मुद्दों को पे चलते हैं, हम उनकी बुराई क्यों करें? वो यंग हैं, वो सही हैं, पढ़े लिखे हैं, ये जब सब कुछ प्रशांत किशोर को, तो आपको कोई वोट क्यों देगा? प्रशांत किशोर को दिया जाए वोट। पब्लिक तो जो हमारी ऑडियंस वो तो सोचे ना कि आप अगर 30 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सीटों पे क्या निर्णय लिया जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, हम सत्ता में हैं अभी वर्तमान में। एनडीए के अगर पार्ट है लोक जनशक्ति पार्टी, विच मीन्स हम सत्ता के साझीदार हैं। तो विधानसभा में तो नहीं है ना? केंद्र में भी हमारी सरकार है।
केंद्र में भी हमारी सरकार है, बिहार में भी हमारी सरकार है। जनता हमें उस कसौटी पर कसेगी और वो देखेगी कि मेरी सरकार बने या किसी और की सरकार बने। मैं यही कह रहा हूं कि हम ये जजमेंट कर ही नहीं रहे। सौरभ जी, जदयू वाले और यही और उनके लोग आप पे यही आरोप लगाते हैं कि आप अपने लिए अलग से, गठबंधन से अलग आप सेफ गेम खेलते हैं आपकी पार्टी, कि हम प्रशांत के साथ भी तारीफ कर लें या युवा की बात भी कर लें या हम नीतीश कुमार के क्राइम पर नीतीश कुमार को घेर भी लें, आरोप भी लगा लें, अपना छवि सही बनी रहे हमारी पार्टी की, गठबंधन को बाद में देख लेंगे। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल सा है, दो चीजें हैं, दो चीजों को आप मिक्स नहीं कर सकते। एक जो है बिहार में और देश में वर्तमान गवर्नेंस मॉडल, और दूसरा चुनाव, और तीसरा उसमें आप चाहते हैं कि आप कहां हैं इन दोनों के बीच। हम बिल्कुल लाइन बिल्कुल क्लियर है। आपका प्रश्न था कि आप प्रशांत किशोर जी पर हमला क्यों नहीं करते। हम राहुल गांधी नहीं है कि जिनकी जो है कर्नाटक में सरकार बन जाए, तेलंगाना में सरकार बन जाए, बंगाल में उनके एलआई का सरकार बन जाए तो बहुत बढ़िया है, और जो है हमको वोट चोरी हो गया, उसके बाद भी एनडीए को और बीजेपी को 240 और एनडीए को मात्र कंपोजिट बेसिस पर 290 सीटें आई। अयोध्या बीजेपी हार गई, बंगाल बीजेपी हार गई, और तब भी वोट चोरी हो जाए। तो ये इलॉजिकल बातें नहीं है। सिंपल सा रिस्पॉन्स है कि भाई एक युवा, चाहे वो पुष्पम प्रिया चौधरी हो या प्रशांत किशोर हो या कल कोई और भी अगर व्यक्ति आकर बिहार की बेहतरी की बात करता है, तो मुद्दे के आधार पर जहां भी लगेगा कि प्रशांत किशोर जी गलत कर रहे हैं, हम आएंगे आपके ही प्लेटफॉर्म पर, उनको आईना दिखाएंगे कि बॉस दिस इज नॉट करेक्ट। लेकिन अब अननेसेसरी आप कह रहे हो कि आप हमला करिए, तो वो उसका कोई विषय तो होना चाहिए ना। हमला करने की बात ही नहीं कर रहा हूं सौरभ जी, मैं कह रहा हूं लाइन की बात कर रहा हूं कि अगर आपकी लाइन उनकी लाइन एक है। अच्छा, तो आप मुझे बता दीजिए कि प्रशांत किशोर जी मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पर किस चीज के लिए हमला करेंगे। प्रशांत किशोर जी, अरे चिराग पासवान जी मंत्री हैं, चिराग पासवान जी एनडीए के साथ हैं, बिहार में एनडीए की सरकार है, सीधी सी बात है। जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप गठबंधन छोड़ दीजिए। मैं फिर आपको कह रहा हूं, और इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि अंकित जी, क्या मेरे श्रद्धेय संस्थापक रामविलास पासवान जी ने 5 दशक की राजनीति की, लगभग 50 वर्षों की। आप मुझे एक आरोप बता दीजिए जो मेरे संस्थापक पर कभी भी किसी विपक्ष के भी दल के कोई नेता ने लगाई होगी। राजनीति है, उसमें ये छिटाकसी चलती है, बट क्या एक भी आरोप कभी हमारे पे नहीं लगा। दूसरा, हमारे नेता 2014 से आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, लगभग 11 वर्षों का उनका राजनीतिक जीवन है। आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर हमारे नेता पर कम से कम हमला किया जा सकता है। बाकी जिसको करना है वो कर ही रहे हैं, वो मेरे कहने या ना कहने से नहीं मानने वाले। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, एनडीए एज अ फैक्टर, एनडीए एज अ फोर्स, अगर आप आंकड़े में बात करेंगे तो वी हैव मोर देन 50-55% वोट परसेंटेज, जिसकी बात आदरणीय श्याम जी अभी कर रहे थे। फाइनली आप सैफोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप राजनीति में कास्ट इक्वेशन एंड पॉलिटिकल इक्वेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इन सब चीजों पर अपने गवर्नेंस मॉडल को हम जब लाते हैं तो वी आर प्रिटी कॉन्फिडेंट। हम बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीटें एनडीए इस विधानसभा चुनाव में हम जीतेगी। दोबारा नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। समीकरण पे दोबारा आएंगे, विवेक जी के पास चलते हैं। विवेक जी, सौरभ जी बोल रहे हैं कि आपकी लाइन उनकी लाइन सेम है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए है ही क्या। हमारे संस्थापक जी के भी ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता था, जो जबरदस्ती लगा ले अलग की बात है, लेकिन तथ्यों के आधार पर हमारे पास आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं, और क्या आप दीपक जी के भी उस बात से सहमत हैं कि आप जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी वोट चाहिए, वो उस क्षेत्र में ही राघोपुर आता है, और आपके पास आरोप लगाने के लिए चिराग पासवान के खिलाफ कुछ नहीं है? या आप लड़ाने का प्रयास कर रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल मैं लड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन ये बात तो आनी चाहिए ना कि अगर तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं, चिराग पासवान प्रॉपर राजनीति में है, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, आरोप क्यों नहीं लगेगा? अगर एनडीए पर आरोप लगता है तो चिराग पे क्यों नहीं लगेगा? विवेक जी उसका जवाब देंगे ना? चलिए अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 बात देखिए, सुनकर मेरा एज अ बिहारी तो बड़ा कलेजा चुभता है कि अगर एक प्यून का, अभी कुछ दिन पहले मैं देखा था, बहाली हो रहा था, तो 7 लाख लोगों ने एप्लीकेशन आवेदन दिया।
एक सिपाही का होता है तो हजारों लोग आवेदन देते हैं। एक यूपीएससी की परीक्षा, एक जिला का आपको राजा बनना होता है तो लाखों लोग बैठते हैं परीक्षा में। और यहाँ पर हम लोग कितना कंफर्टेबल हो गए हैं कि बता रहे हैं कि बिहार में तो नीतीश है या लालू जी है। मतलब 14 करोड़ लोगों का भविष्य लिखने का काम अगर हो रहा है, 14 करोड़ लोगों का जो राज्य बिहार है, उसके मुखिया, उसके मुख्यमंत्री की बात हो रही है, उसमें सरकार बनाने की बात हो रही है, तो हम लोग कंफर्टेबल हैं कि यहाँ पर कोई विकल्प की बात नहीं है। नीतीश जी है, लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, लालू जी हैं। भाई 40 साल से बिहार की जनता, हम लोग जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं, पहले 15 साल जंगल राज को झेली और अब पिछले 20 साल से अधिकारी राज को झेल रही है। पिछले 20 साल से देख रही है कि भैया कैसे पहले अपराधी लूटते थे, अब अधिकारी लूट रहे हैं। बिहार, इनके रिपोर्ट में, इनके आंकड़े के हिसाब से, प्रशांत किशोर जी का जनसुराज का आंकड़ा नहीं, बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1 है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ कि भाई शिक्षा में आप सबसे नीचे हैं, स्वास्थ्य में सबसे नीचे हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सबसे नीचे हैं। तो आप बताइए कि ऐसे बिहार में बिहार की जनता नहीं चाहेगी कि भाई हम लोग मिलकर एक नया विकल्प बनाएं? और जब बिहार की जनता मिलकर नया विकल्प बना रही है, जिसको जनता का राज और जनसुराज कह रहे हैं, तो कहां से बात उठ रही है कि करघर से जीतेंगे कि राघोपुर से जीतेंगे? अरे भैया, बिहार की सारी सीटें प्रशांत किशोर जी के लिए सेफ है। प्रशांत किशोर जी कभी नहीं बोल रहे हैं कि मैं इस सीट से लड़ूंगा कि इस सीट से लड़ूंगा। जहां से बिहार की जनता तय करेगी वहां से जीतेंगे। आप बताइए, इसका आधार ये है कि जितने सेफोलॉजिस्ट हैं, ये सारे लोग चुनाव का रिजल्ट पिछले हुए चुनाव के आधार पर बताते हैं। लेकिन क्या कोई 1977 में जो हुआ वो कोई बता सकता था? 1984 में जो हुआ कोई सेफोलॉजिस्ट बता सकता था? 1989 में जो हुआ कोई बता सकता था? 2014 में जो हुआ कोई बता सकता था? 2019 में हुआ कोई बता सकता था? ये सारे वो चुनाव हैं जब चमत्कार होता है जी। किसी नैरेटिव के कारण, किसी व्यक्ति के कारण जनता जब बहुत त्रस्त होती है तो सिंहासन सबको खाली करना पड़ता है। और वो चमत्कार करने वाले कौन लोग होते हैं? वो जनता होती है, वो जादूगर जनता है। तो लेकिन चमत्कार की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो होने के बाद मालूम चलता है। तो जितने सेफोलॉजिस्ट और जितने स्पेशलिस्ट और जितने विश्लेषक साथी हैं, उनको ये नहीं दिखेगा। लेकिन हम लोग जो रोज सभाएं कर रहे हैं, और बिहार ने कल, यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी ने कल बिहार बंद किया, लेकिन बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार की मां को, बिहार की बहनों को, बिहार के बेरोजगार भाइयों को, बिहार के जो बच्चे हैं जो पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, उनको बिहार बंद नहीं चाहिए। उनको बिहार में बदलाव चाहिए। बिहार की मां को बिहार में बदलाव चाहिए। तो इसीलिए इस बात का कोई मतलब ही नहीं है कि कौन कहां से लड़ रहा है, कौन कहां से नहीं लड़ रहा है। आगामी विधानसभा में बिहार की जनता आपको जादूगर के रूप में चमत्कार दिखाएगी। ठीक 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 है। प्रशांत किशोर कहीं से भी चुनाव लड़े, वो तो एक राजनीतिक चर्चा का विषय है कि ये प्लान हो सकता है, वो प्लान हो सकता है। लेकिन ये बात तो समझने की जरूरत है कि जब सौरभ भी बोलते हैं कि बिहार की बात तो हम भी करते हैं, युवाओं की बात हम भी करते हैं, बिहारी फर्स्ट की बात हम भी करते हैं, और पलायन की बात तेजस्वी यादव करते हैं। नया क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर फिर? और ये कह रहे हैं कि हमारी लाइन पे प्रशांत किशोर हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात अलग है कि आपने थोड़ा सा अलग बोला। भाई, तेजस्वी यादव अगर पलायन की बात कर रहे हैं तो 15 साल और फिर 3 साल सरकार में कौन था? तेजस्वी यादव कब से पलायन की बात करने लग गए? तेजस्वी यादव तो लाठी की बात करते हैं, कट्टे की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। तेजस्वी यादव कब से पलायन की बात करने लग गए? बुला दीजिए प्रशांत जी, छोड़ दीजिए, प्रशांत जी छोड़ दीजिए, हम लोग से साथ बैठा दीजिए। अब बता दे पलायन कैसे हटेगा तो हम लोग मान लें। इसी कारण तो हम और बिहारी आए हैं राजनीति में। हम लोग को राजनीति से क्या मतलब था? हम लोगों ने देखा कि बिहार में जो आदमी 4 लाइन पलायन पे नहीं बोल सकता है, 4 लाइन शिक्षा पर नहीं बात कर सकता है, वो हमारा राजा बन रहा है। अरे बिहार की गरीब जनता को ना राजा बनेगा? भाई, लोकतंत्र में ये राजतंत्र थोड़ी ना है कि एक बार हमारे बाबूजी बने, फिर हमारा बच्चा बना, फिर उसका पोता बना, फिर उसकी पोती बनी। मतलब ये बिहार में ही मजाक चल रहा है क्या? ये बिहार की जनता को ये मिलना है? उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो गुजरात में बता रहे हैं गिफ्ट सिटी बनेगा, सेमीकंडक्टर खुलेगा। अब बिहार में बोल रहे हैं कि यहाँ से आपको हम भेज रहे हैं ट्रेन, जाओ महाराष्ट्र में मजदूरी करो, गाली सुनो, गुजरात में मजदूरी करो, गाली सुनो। तो भाई, बिहार की जनता कब तक इसको बर्दाश्त करेगी? और बर्दाश्त नहीं कर रही है। 1990 से जो भी पार्टी यहाँ पर है, उनका इकबाल खत्म हो रहा है, उनका नीचे समीकरण खत्म हो रहा है। विकल्प के अभाव में बिहार की जनता लालू से डर के नीतीश को, नीतीश से डर के लालू को वोट दे रही थी।
2025 में ऐसी उनके साथ दुविधा है नहीं, विकल्प उन्होंने खुद मिलकर बना लिया है, तो कोई उसमें मतलब कोई चर्चा की बात ही नहीं है। और अगर आपको दिक्कत हो रहा है, अगर आपको संशय है, तो एक बार आप बिहार बदलाव सभा में आ जाएं और आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना, चिराग पासवान ने भी कह दिया, यहाँ पे थोड़ा सा अलग लाइन उन्होंने बोला। उन्होंने तो सीधे कहा कि हम भी बहुत भीड़ इकट्ठा करते थे, हमारी सभाओं में प्रशांत किशोर से कम भीड़ कभी नहीं दिखी है, बढ़िया भीड़ रही और आज भी दिखती है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि वो सब वोट कर देंगे और उतने वोट से वो जीत ही जाएंगे। भाई हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जो वोट भीड़ आ रही है, वो भीड़ तो पहले वो भीड़ नहीं है, वो बिहार की जनता है जो कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है, जो 40 साल से त्रस्त है। कौन बिहार की माँ, क्या आपके घर की आपकी माँ, मेरी माँ चाहेगी कि मैं 12,000 के लिए मजदूरी करने जाऊं और थोपी खाऊं, गाली सुनूं? कौन माँ चाहेगी कि हमारा बच्चा जाकर सरकारी स्कूल में पिलुआ वाला खिचड़ी खाए? अरे कौन माँ है? बिहार छोड़िए ना, पूरे विश्व में कोई ऐसी माँ नहीं होगी। और अगर मैं कोई आंकड़ा बता रहा हूं जो हमारे साथी बता रहे हैं गलत आंकड़ा है, तो सरकार को बोले, नीति आयोग का रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, फोर्स्ड माइग्रेशन फॉर एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे नीचे है। ये हमारा आंकड़ा नहीं है। प्रतिक्रिया कुमार सौरभ जी का ले लेंगे, फिर ये तो इनका आंकड़ा है। और जहां तक चिराग जी की बात हुई, मैं इतना कह दूंगा कि प्रशांत जी बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई चिराग जी अगर जाति की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अगर मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? भाई कोई गलत नहीं है। बिहार में विकल्प होना चाहिए। बिहार तब जीतेगा जब 243 अच्छे विधायक जीतेंगे, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन साथ में प्रशांत जी ये भी कह रहे हैं कि चिराग जी पर टिप्पणी इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि चिराग जी बिहार की राजनीति नहीं, बिहार से राजनीति करते हैं। जब बिहार की राजनीति करने लग जाएंगे तो उन पर भी बातचीत होगी। ठीक है, आप बताइए सौरभ जी, बिहार से राजनीति आप नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी बिहार की मतलब विधानसभा की पॉलिटिक्स में भी नहीं है? नहीं, बिहार से राजनीति कर रहे हैं, बिहार की राजनीति, बिहार की, वही बिहार की, क्योंकि आपके विधायक भी नहीं, ऐसा कहना है ना कि विधानसभा में भी आपकी वो नहीं है और एक्टिविटी नहीं है, या वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो सेंट्रल में बैठे हैं। नहीं, मैं इसका आशय समझता हूँ, वो क्या कह रहे हैं मैं अच्छे से समझता हूँ। देखिए ये मुद्दों की भी बात उन्होंने अभी कही कि किस तरीके से हर चीजों में, कई मामलों में पिछड़ापन है बिहार का, और आप लोगों की पार्टी लगातार सरकार में रही है। तो इन सब चीजों के बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि अब नया आएंगे तो कुछ अलग बदलाव करेंगे? या जब आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो उसके लिए अभी तक आप लोगों ने क्या कुछ अलग किया? देखिए, पहली बात, सिलसिलेवार ढंग से पहली बात यह है कि ये कहा गया कि भाई रिवर्स माइग्रेशन और जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और जीडीपी का ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम एंड स्टफ, बहुत सारी चीजें हमारे भाई ने यहाँ गिनवाया। ऐसा है कि विवेक जी ने जो आंकड़े दिए हैं वो पब्लिक डोमेन में है, राइट? लेकिन अब उसको कंपेयर कर लेते हैं 2005 से। हम उसके पहले के 15 साल में जाएंगे भी नहीं, इसलिए कि वो ऐसा दौर था जब बेसिकली एक तरफ देश जो है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और इससे लाभान्वित हो रहा था, तो हम जंगल राज का ढोल पीट रहे थे। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डोमेन। नाउ 2005 में बिहार की स्थिति क्या थी, बिहार में पर कैपिटा इनकम क्या था, और बिहार में महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा, मोर्टेलिटी रेट, क्राइम के आंकड़े, कानून व्यवस्था, इनफैक्ट रोड्स, बिजली, इन सारे पैरामीटर पर, इनफैक्ट अगर यूएन के 9 डेवलपमेंट के 9 पैरामीटर्स को अगर आप एक एक करके उठा लेंगे, तो बिहार में 1,13,000 किलोमीटर सड़क ये बनी है, ग्रामीण सड़क, पिछले 10 वर्षों में। हम 2010 से मोटा मोटी 2021-22 तक के आंकड़े दे रहे हैं, बिकॉज उसके बाद का अपडेटेड आंकड़ा नहीं था हमारे पास। अब आप बात करिए आज के दिन में जिसको कहते हैं सोशल अपलिफ्टमेंट। भाई सिर्फ हमारा काम योजनाओं का कार्यान्वयन ही नहीं है, समाज में कैसे सुदृढ़ता है, सभी वर्गों के लोग जो कहीं ना कहीं विकास की अवधारणा में छूट गए हैं वो कैसे आगे आए। आज चाहे प्रत्येक वर्ग के लिए क्या है, चाहे बच्चियों को उस दौर में साइकिल देना हो, या आज के दौर में उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करनी हो। आज आप बिहार में 5 लाख तक की कोई भी शिक्षा, ठीक है,
उसके लिए कंप्लीट फंडिंग जो है वो बिहार गवर्नमेंट कर रही है। आपका प्रत्येक जिले में जिस प्रकार से छात्रावास, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद अब लगभग टारगेट है कि आने वाले 5 वर्षों में सभी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। आप गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सभी जगह जितना जो डिस्ट्रिक्ट है 38 उसको पटना से उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली 4 लेन सड़क से। तो देखिए, जब एक राज्य जिसमें 30 वर्षों में लगभग 20 से ज्यादा सरकारें रही हैं, जहां एक कांग्रेस पार्टी के राजनीति के कारण, गंदे राजनीति के कारण एवरेज टेन्योर गवर्नमेंट का लगभग 13 महीने का रहा हो, और बिहार एक बाकी के राज्यों से इतना पीछे छूट गया है कि 2005 में आप कल्पना नहीं कर सकते थे। आप सोच के देखिए कि जहां 13 महीने की सरकारें चलती थी 1967 टू 2005, अगर 15 वर्ष का लालू जी और राबड़ी जी का शासन छोड़ दें तो बिहार में 20 से ज्यादा मुख्यमंत्री बदल चुके थे। ऐसे में एक स्टेबिलिटी के साथ पिछले 20 वर्षों में बिहार के लोगों को, ठीक है, आज भी हम महाराष्ट्र के 40 लाख करोड़ की जीडीपी के कंपैरिजन में हम बहुत कम हैं, हम तमिलनाडु के जीडीपी के कंपैरिजन में बहुत कम हैं, और ये बात सही है कि ये ग्रोथ कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट भी कर रहा है। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से एक एक पैरामीटर पर हमने काम किया है, एनडीए में और नीतीश कुमार जी ने काम किया है। आप उसके आंकड़े को एक एक करके डिस्कस करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, बिहार पिछड़ा नहीं है, बिहार की स्थिति खराब नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, अब इस पे तो लंबी चर्चा हो सकती है, मुझे लगता है विकास पे, डेवलपमेंट पे। एक फास्ट प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नहीं, लंबी डिस्कस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है बिहार को सुनना चाहिए आंकड़े के आधार पर। हाँ विवेक जी। मैं बस हंसी के लिए, देखिए गंभीर मुद्दे तो हैं ही, चुनाव आ रहा है, लेकिन इसमें ह्यूमर बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात तो है कि भाई ये जो बात बोल रहे हैं, ठीक है चलो रोड बन गए, लेकिन आप ये बताइए कि आप 20 साल से सत्ता में है भाई, 20 साल, अगर वो 15 साल थे तो आप 20 साल थे, और 2005 में भी बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य था, आज भी इस देश का सबसे गरीब राज्य है। तो ये बात हो गई। दूसरा, एक हंसी मजाक में बोल रहा हूं कि जी आपने कहा कि राजद का कोई भी प्रवक्ता आपके साथ नहीं आना चाहता है। भाई क्यों आना चाहेगा? मानिए अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं और आप किसी को बैठा लीजिएगा जिसको जर्नलिज्म नहीं पता है, तो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में विकास की बात, एजुकेशन की बात, और उनकी एक्सपर्टीज है हुड़दंगी करना, गमछा घुमाना, लठैती करना, तो वो कैसे आएंगे भाई, कैसे बातचीत करेंगे? तो जेन्युइन सी बात है इसमें, तो उनका बधाई देता हूं कि वो इस बात को मान रहे हैं कि भाई अगर जंतुराज के साथ चले जाएंगे तो मैं शिक्षा पे कैसे बोलूंगा, विकास पर कैसे बोलूंगा। वो तो अगर जब आप कोई डिबेट कर रहे हैं हुड़दंगी पे, क्राइम पे, मर्डर पे, गुंडागर्दी पर, रेप हो रहे हैं, तो उस पर उनको बुलाइएगा, उनकी एक्सपर्टीज है उस पर, वो अच्छे से आएंगे, बातचीत करेंगे। चलिए, श्याम किशोर जी के पास चलेंगे, फिर एक उसके बाद सर समय भी लगभग समाप्त हो रहा है। अंतिम प्रतिक्रिया सर, श्याम किशोर जी क्या देना चाहेंगे कि जिस तरीके से राघोपुर से और इन जगहों से लड़ाई कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर एक लाइन और कह रहे हैं कि वो या अर्श पे रहेंगे या फर्श पर रहेंगे। अर्श पे रहने का उनका तात्पर्य ये है कि वो कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत में सरकार बना लेंगे, बढ़िया वोटिंग होगा उनका। तो क्या लगता है कि ग्राउंड पे जिस तरीके की चर्चा है और जो जिन समीकरणों पे बात हो रही है, क्या सिचुएशन बन सकते हैं अगर वो अर्श पे जाते हैं, या अगर वो बीच में रह जाते हैं तो क्या इसकी संभावना है? वो ये एक लाइन ये भी कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई सीधे एनडीए से है, ये तेजस्वी यादव और उनके साथ जो इंडिया अलायंस है उसमें कोई वो नहीं है। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? देखिए, बिहार की चर्चा हो और आरजेडी या लालू प्रसाद की चर्चा न हो, ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, ठीक है, तो नहीं लगता ये संभव नहीं है। तो मैं बीच में लालू प्रसाद का एक कोट लाना चाहूंगा, जब 2009 में, जहां तक मुझे याद आता है कि सभी सीटों पे उन्होंने लोकसभा के प्रत्याशी दिए थे और कहते थे कि हम सभी सीटें जीत जाएंगे, और जब हार गए तो बाद में पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या कहते कि हम हार रहे हैं। तो जो प्रशांत जी का है कि अभी कैसे, प्रशांत जी हो या कोई जी हो, एनीबॉडी, वो कैसे कहेंगे कि भाई हम हार जाएंगे और कम जीतेंगे? सब तो अभी अर्श पे ही रहेंगे, अभी फर्श पे रहेगा कौन? फर्श पे अभी हैं और चुनाव तक अर्श पे रहेंगे। चुनाव के बाद तो किसी न किसी को, किसी दो को, अगर हम 3 मान ले, 3 पार्टनर मान ले या 3 कंपटीटर मान ले, तो 2 को तो फिर फर्श पे आना ही है।
इसके बाद मैं कुछ बातें उठाना चाहूंगा अभी की चर्चा से। जैसे विवेक जी ने कहा कि पहले अपराधी राज्य था तो जंगल राज कहलाता था लालू प्रसाद के जमाने में, और पहले अपराधी लूट रहे थे इसलिए जंगल राज था, अब अधिकारी लूट रहे हैं। तो शायद अगर वो जोड़ देते कि अब जंगल राज अपराध यहाँ के अधिकारी ला रहे हैं तो मुझको ज्यादा अच्छा लगता और बड़ा क्लियर रहता। दूसरी बात की सौरभ जी ने जो बातें कही कि सरकार में हम हैं, पार्टनर हैं, सरकार अच्छी तरह चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है, और सरकार बिहार, बार बार सब लोग बोल रहे हैं कि बिहार गरीब है। कहाँ बिहार गरीब है? कौन बोलता है बिहार गरीब है? जिस प्रकार से अभी महिलाओं को इतने 10,000 रुपए, फिर 2 लाख रुपए, फिर जिस ढंग से दिया जा रहा है, तो ये क्या कोई गरीब राज्य कर सकता है? संभव है क्या? नहीं है। बिहार गरीब नहीं है। लोगों को ठग रहे हैं कह के नेता हमारे कि बिहार गरीब है। इतना खजाना खुला हुआ है महाराज, और बोलते हैं गरीब है। गरीब सरकारें ऐसा करती हैं क्या? नहीं करती हैं। ठीक। दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो अगर बिहार में गरीबी है, अगर बिहार में पिछड़ापन है, तो उसके लिए सौरभ जी अपनी पीठ नहीं ठोक सकते हैं ना। उसके सरकार का पार्टनर होने के कारण इनको भी थोड़ा उस पर सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि अभी जो चुनाव की चर्चा हो रही है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि एक सवाल उठना चाहिए कि बिहार में लोग बोल रहे हैं कि बिहार में ही नहीं, नॉट ओनली इन बिहार बट पैन इंडिया, ये क्यों नहीं होना चाहिए कि केवल सरकारी शिक्षा रहेगी, केवल सरकारी अस्पताल रहेंगे? ये लुटेरे, जो असल लुटेरे तो आपके प्राइवेट वाले हैं जो स्कूल चलाते हैं, प्राइवेट कॉलेज चलाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाते हैं, और फिर आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स चलाते हैं। ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम इस पे बैन करेंगे? आप हमें चुन के सरकार बना रहे हैं, तो सरकार आपकी कम से कम 2-3 सुविधाएं जरूर देगी और इक्वल देगी। अगर ये दोनों एक लाइन में अंतिम प्रतिक्रिया मैं सिर्फ एक लाइन के लिए रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। समय खत्म हो गया है। मेरे को सिर्फ एक लाइन दीजिए, सिर्फ एक लाइन, नॉट मोर देन 15 सेकेंड। ठीक है, देखो मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा दे रहा हूं, ठीक है? आपको मैं इस बात की तस्दीक कर दे रहा हूं कि 2005 में एक सिर्फ इंडिकेटर ले लीजिए बिहार का। अगर आप देखेंगे 1950 में, तो बिहार का पर कैपिटा इनकम देश के पर कैपिटा इनकम का अराउंड 35% था। ठीक है, अगर आप 60s में लेंगे, 70s 80s कट शॉर्ट कर रहा हूं मैं, और 90s में आ जाइए, तो 1990 में बिहार का पर कैपिटा इनकम देश के पर कैपिटा इनकम का मात्र 26% था। मात्र 26%। मैं रीआइटरेट कर रहा हूं इस बात को। आज आप देखिए कि देश का पर कैपिटा इनकम कितना है और बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है। ये सही है कि आज भी उस फाइनेंशियल इंडिकेटर में अगर आप विजावी अदर स्टेट को देखेंगे तो हम सबसे पीछे हैं, बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है फ्रॉम 26% टू मोर देन 36% नाउ। अगर इसको आप फाइनेंस में या इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो इट्स अ बिग लिप ऑफ ग्रोथ, बिकॉज हमारा बेस इतना छोटा है जीडीपी का। हमारा बजट का बेस अराउंड 3,15,000 करोड़, 3,50,000 करोड़ का जो बजट है, तो उसका बेस बहुत कम है। अगर आप 40 लाख करोड़ की जीडीपी को 7.5 लाख करोड़ की जीडीपी से कंपेयर करेंगे तो ये असल में है क्या? ठीक है, इसको समाप्त करते हैं। असल में है क्या कि सौरभ जी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। कंक्लूड कर रहा हूं अंकित जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। आपको 20% से ऊपर का जीडीपी ग्रोथ चाहिए होगा फॉर नेक्स्ट 10 ईयर टू बिकम अ डेवलप्ड स्टेट, जो कि फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जिसको अर्थशास्त्र की समझ है या जीडीपी के आंकड़े की समझ है, ये संभव ही नहीं है। लेकिन हम 11% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चरल इनोवेशन में और बाकी के रोजगार की चीजों में थोड़ा काम करना है। थैंक यू। दीपक सर से एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, समय समाप्त हो गया। असल में आप चले गए थे। क्या लगता है कि जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारी लड़ाई एनडीए से ही है, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई में ये स्थिति बन रही है, या आज भी लालू यादव और उनका वोट बैंक जो है, वो जो तेजस्वी यादव वोट बैंक है, वो अभी भी बरकरार है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, और लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में है, जैसा कि बीजेपी भी खुद कह चुकी है? दिलीप जायसवाल का बयान है। देखिए, जहां तक हम सारे लोगों की बात सुन ली मैंने, लड़ाई जो प्रशांत किशोर एक
एक अपकमिंग लीडर की तरह उभर कर आ रहे हैं, इसमें दो मत नहीं। ठीक। मगर जहां तक लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक है, वो वोट बैंक कहां तक बना है, अभी तक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मगर कम से कम जिस तरह से तेजस्वी लड़ रहे हैं, अगर पप्पू यादव से उनकी अदावट हो गई, अगर वो ओवैसी को लेकर नहीं चल रहे हैं, अगर वो कन्हैया कुमार को लेकर नहीं चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक पर परेशानी उनकी होगी। और जहां तक दावा कोई नहीं कर सकता, मैंने आपको 2010 का परिणाम बताया। ठीक ठीक, सॉरी, माफी चाहता हूं सर, समय समाप्त हो गया। असल में पीछे से आवाज भी आ रही है, तो मैं चर्चा को कंटिन्यू रखूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो बिहार की राजनीति में चल रहा है वो यही है कि प्रशांत किशोर पूरी तैयारी से हैं और वो तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इन सब का असर बिहार की राजनीति में कितना पड़ेगा, और वो दावा कि प्रशांत किशोर जब ये कह रहे हैं कि वो एनडीए से उनकी सीधी लड़ाई है, इन दावों में कितना दम है, इस पर नजर बनी रहेगी। आप सभी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।